हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों, आज है 14 अप्रैल और मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ 14 अप्रैल 2026 के टॉप 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स और उनसे संबंधित स्टैटिक जीके। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज अपनी क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्तों, उत्कल दिवस जिसको उड़ीसा दिवस भी बोला जाता है, कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य की स्थापना भी हुई थी, तो इसलिए इसको उड़ीसा दिवस भी बोला जाता है, उत्कल दिवस को। ठीक, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। आइए दोस्तों, जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल को हर साल उत्कल दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था दोस्तों, 1 अप्रैल 1936 को जो है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार उड़ीसा प्रांत से अलग होकर उड़ीसा राज्य का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ था कि 1 अप्रैल 1936 को ब्रिटिश शासन के दौरान जो है बिहार उड़ीसा प्रांत से अलग होकर उड़ीसा राज्य का निर्माण हुआ था। ठीक है, और ये बात करें तो उड़ीसा राज्य जो है पहला ऐसा राज्य है जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य भी है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा राज्य जो है यह पहला राज्य है भाषाई आधार पर गठित होने वाला। ठीक, अब दोस्तों बात हो रही है उड़ीसा की, तो आइए उड़ीसा के बारे में मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। बात करें दोस्तों उड़ीसा की राजधानी, तो क्या है आपको याद रखना है, भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है। यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं डॉक्टर हरि बाबू कम्बपति, जो हैं यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं उड़ीसा के। बात करें दोस्तों उड़ीसा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री मोहन चरण मांझी, जो है उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों उड़ीसा का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको याद रखना है 1,55,707 वर्ग किलोमीटर जो है उड़ीसा का कुल क्षेत्रफल है। बात करें दोस्तों उड़ीसा की जो तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है लगभग 480 किलोमीटर, और यह बंगाल की खाड़ी के साथ में मिलती है। ठीक, तो ये थे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों सारे। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा INS दूनागिरी किस श्रेणी का युद्ध पोत है? ठीक है, तो इसमें दोस्तों पूछा है जो अभी हाल ही में INS दूनागिरी जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है यह किस श्रेणी का युद्ध पोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी क्लास। नीलगिरी क्लास का यह जो है युद्ध पोत है जो भारतीय सेना में शामिल किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। INS धूनागिरी भारतीय नौसेना का एक नया स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेड है। ठीक है, तो यह दोस्तों जो है स्वदेशी स्टील फ्रिगेड है, ये INS धूनागिरी है, ये आप देख सकते हैं यही युद्धपोत है, और यह जो है भारतीय नौसेना में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। बात करें दोस्तों तो इसका जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया है, तो आपको याद रखना है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी कि GRSC कोलकाता द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी क्लास का 5वां स्टील फ्रिगेड है। ठीक है, तो यह नीलगिरी क्लास का है और प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों तो ये जो INS धूनागिरी है इसका कुल वजन कितना है, तो आपको याद रखना है 3,510 टन जो है इसका वजन है, और इसकी लंबाई जो है 149 मीटर है। ठीक, इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो 17.8 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है। और ये दोस्तों 52 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है यह INS धूनागिरी युद्धपोत।
और रडार से आसानी से पकड़ में नहीं आता है, ठीक। तो यह जो दोस्तों जो है एक स्वदेशी स्टील फ्रिगेट है, ठीक, स्टील्थ फ्रिगेट है। और इसको जो है अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अब दोस्तों यहाँ मैंने बात करी है प्रोजेक्ट 17 की, तो आइए प्रोजेक्ट 17 इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको ये क्या है। प्रोजेक्ट 17 यानी कि अल्फा फ्रिगेट्स, इसको P-17A को भी बोलते हैं, को भारतीय नौसेना द्वारा वर्ष 2019 में स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रृंखला के निर्माण के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक। तो ये जो प्रोजेक्ट 17 ये है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि यह जो है 2019 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया था। और क्यों लॉन्च किया गया था, तो आपको याद रखना है स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की श्रृंखला के निर्माण के लिए इसको लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर में 69वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो 69वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये पूछा है इस प्रश्न में, ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। नागपुर में जो है इस पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जा रहा है। आइए दोस्तों जानते हैं 69वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2025-26 के बारे में। तो दोस्तों इसका जो आयोजन स्थल है या किस स्थान पर आयोजित किया गया है, तो आपको याद रखना है शिवाजी स्टेडियम पुलिस मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। और यह कब से कब तक आयोजित किया गया है, तो आपको याद रखना है 29 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक इसका आयोजन किया गया है। मेजबानी या किसके द्वारा आयोजित किया गया है या इसका कौन मेजबान है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र पुलिस और राज्य अपराध जांच विभाग यानी कि CID द्वारा इसका मेजबानी या आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रतिभागी कितने हैं, तो इसमें देश भर के 29 टीमों के 900 से अधिक पुलिसकर्मी भाग ले रहे हैं, ठीक। तो इसमें 29 टीमों के 900 से अधिक जो है पुलिसकर्मी इसमें भाग ले रहे हैं। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस द्वारा इनका जो है इसका जो है उद्घाटन किया गया था 69वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का। और बात करें दोस्तों तो ये जो मीट हुई थी इसमें जो है तेलंगाना पुलिस ने लगातार तीसरे वर्ष हैट्रिक मारी है और ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसमें जो ओवरऑल जो ट्रॉफी किसने जीती है, तेलंगाना पुलिस ने, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। जिसमें तेलंगाना पुलिस में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, 3 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है जो ये जो अखिल भारतीय ड्यूटी मीट हुई है 2025-26, इसमें तेलंगाना जो है शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, हाल ही में जारी आंकड़ों के हिसाब से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रहा है। तो अभी दोस्तों हाल ही में जो आंकड़े जारी हुए हैं और ये आंकड़े दोस्तों 2025 के हैं, ठीक है। और इन्हें 2026 में जारी किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें पूछा है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान जो है इसको मिला है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वर्ष 2025 में भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा बाजार के रूप में उभरा है, ठीक है। तो भारत जो है तीसरे स्थान पर पहुंच गया है नवीकरणीय ऊर्जा बाजार के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की यानी कि IRENA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश ने एक वर्ष में लगभग 45 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। तो दोस्तों ये क्या हुआ है, जो ये है ये किसके द्वारा ये आंकड़े किसके द्वारा जारी किया गया है, तो IRENA द्वारा इसका जो है ये आंकड़े जारी किए गए हैं। जिसमें यह दोस्तों 2025 में जो है भारत एक साल में 45 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है, ठीक है, एक साल में। बात करें दोस्तों तो भारत की जो कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है वो लगभग है 250.5 गीगावाट, ठीक।
तो जो कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है भारत की वो कितनी है, आपको ये भी याद रखना है। 250.5 गीगावाट जो है ये कुल भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है। अब दोस्तों बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में, तो आइए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 2009 में, और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, जर्मनी में इसकी स्थापना हुई थी, IRENA की, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों अबू धाबी यूएई संयुक्त अरब अमीरात में इसका जो है मुख्यालय है अबू धाबी में। इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं 168, और इसके जो इस संस्था के सदस्य देश हैं, और इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं IRENA के, तो आपको याद रखना है फ्रांसिस्को ला कैमरा जो है इसके वर्तमान महानिदेशक हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 50 वर्षों में पहली मानवयुक्त चंद्र उड़ान आर्टेमिस सेकेंड लॉन्च की है, ठीक है। तो ये पूछा है दोस्तों अभी हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 50 वर्षों में पहली मानवयुक्त चंद्र उड़ान आर्टेमिस सेकेंड लॉन्च की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासा। नासा ने दोस्तों ये जो है आर्टेमिस 2 सेकेंड लॉन्च किया है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आर्टेमिस सेकेंड मिशन 1 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आपको लॉन्च डेट याद रखनी है, 1 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया है, ठीक। लॉन्च कहाँ से लॉन्च किया गया, तो आपको याद रखना है केनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। यह नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी कि SLS रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो आपको याद रखना है SLS यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इस मिशन में नासा के ओरियन कैप्सूल अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों स्पेस क्राफ्ट कौन सा यूज किया गया है, आपको याद रखना है ओरियन। ओरियन जो है ये कैप्सूल, ओरियन कैप्सूल जो है स्पेस क्राफ्ट ये लॉन्च किया गया है इस मिशन में, ठीक है। लगभग 10 दिनों तक ये चंद्र के चारों ओर यात्रा करेंगे और बिना चंद्रमा पर उतरे ही पृथ्वी पर लौट आएंगे, ठीक है। तो यह दोस्तों जो मिशन है ये 10 दिन का मिशन था, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, ठीक है, यह मिशन था। और यह ऐतिहासिक मिशन जो है अपोलो 17 मिशन यानी कि जो अपोलो 17 मिशन हुआ था 1972 के 50 वर्षों से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा के निकट का पहला मानवयुक्त मिशन है, ठीक। तो यह दोस्तों 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा के निकट जो है पहला मानवयुक्त मिशन है यह अपोलो 17 के बाद में, ठीक है। और यह 10 दिन का मिशन था, ठीक है। और इसमें कौन सा स्पेस क्राफ्ट यूज किया गया, तो आपको याद रखना ओरियन स्पेस क्राफ्ट। और यह कहाँ से किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपको याद रखना है स्पेस लॉन्च सिस्टम। और कहाँ से लॉन्च किया गया, केनेडी स्पेस सेंटर से, ठीक है। और इसमें दोस्तों जो क्रू मेंबर हैं वो या अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री गए थे। पहले थे रीड वाइसमैन। ये दोस्तों अमेरिकी नौसेना के अनुभवी पायलट हैं, ठीक, रीड वाइसमैन। वहीं बात करें दोस्तों विक्टर ग्लोवर की, तो दोस्तों चंद्रमा की यात्रा करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति हैं, ठीक। ये क्रिस्टीना कोच दोस्तों ये भी गई थी, तो इन्होंने चंद्रमा के मिशन पर जाने वाली पहली महिला है ये। और जेरेमी हेंसन दोस्तों जेरेमी हेंसन जो है ये कनाडा के अंतरिक्ष यात्री हैं, और ये पहले जो हैं नॉन अमेरिकी बन गए हैं ये मिशन पे जाने वाले, ठीक। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इससे किसी ना किसी एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, तो ये जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग। और ये थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में डीजीसीए का जो है महानिदेशक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीर विक्रम यादव को जो है डीजीसीए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये हैं वीर विक्रम यादव जी, इनकी आप फोटो देख सकते हैं। आइए अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वीर विक्रम यादव जो 1996 बैच के उड़ीसा कैडर से हैं, को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक, तो ये दोस्तों उड़ीसा कैडर के जो आईएएस अधिकारी हैं और 1996 बैच के हैं ये, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इस पद पर उन्होंने फैज अहमद किदवाई की जगह ली है। किसकी जगह ली है? आपको ये भी याद रखना है, फैज अहमद किदवाई की जगह ली है। डीजीसीए भारत में विमानन सुरक्षा और मानकों की निगरानी करता है और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों आपको याद रखना है, नई दिल्ली में स्थित है डीजीसीए का मुख्यालय। ठीक, बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर पूछा है, किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए आर रहमान। ए आर रहमान को जो है दोस्तों यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं दोस्तों इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विश्व प्रसिद्ध संगीतकार और ऑस्कर विजेता ए आर रहमान को यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में संगीत संस्कृति को बढ़ावा देना, संगीत शिक्षा का विस्तार और मेक इन इंडिया के तहत उच्च गुणवत्ता वाले वाद्य यंत्रों का निर्माण करना है। ठीक, और ये बात करें दोस्तों, यामाहा जो है एक जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो संगीत वाद्य यंत्र और ऑडियो उपकरण बनाती है। ठीक, तो जो ये यामाहा कंपनी है ये जापानीज कंपनी है और यह संगीत वाद्य यंत्र बनाती है, संगीत इंस्ट्रूमेंट बनाती है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाती है और ऑडियो उपकरण भी बनाती है या यामाहा। ठीक है, तो इसी का जो यामाहा म्यूजिक इंडिया है इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है, ए आर रहमान को नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? हाल ही में न्यू कैसल रोग यूरोप में पोल्ट्री में फैलने के कारण समाचारों में था। न्यू कैसल रोग किसके कारण होता है? ठीक, तो दोस्तों यहाँ पूछा है न्यू कैसल रोग जो है या पोल्ट्री यानी कि मुर्गी जो पालन होता है, मुर्गी फार्म होता है, वहाँ पे ये फैल रहा है यूरोप में। ठीक है, तो यह किसके कारण होता है यह पूछा है क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस के कारण यह जो है रोग फैलता है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। न्यू कैसल रोग एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो मुर्गी पालन और जंगली पक्षियों को प्रभावित करता है। ठीक, तो ये दोस्तों मुर्गी पालन और जंगली पक्षियों को यह प्रभावित करता है न्यू कैसल रोग। हाल ही में यूरोप और यूनाइटेड किंगडम यूके में इसकी फैलने की खबरें आई हैं। तो दोस्तों यह यूरोप में फैल रहा है बहुत तेजी से, जिस और यूके में इसकी जो है ये न्यू कैसल जो है रोग इसकी फैलने की खबरें आई हैं अभी हाल ही में यूरोप और यूनाइटेड किंगडम में। यह एवियन पैरामाइक्सो वायरस सीरोटाइप 1 के कारण होता है। किसके कारण होता है? एवियन पैरामाइक्सो वायरस सीरोटाइप 1 के कारण यह जो है होता है रोग, न्यू कैसल रोग। और यह 3 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से? देखो, लेंटोजेनिक यह कम घातक होता है। ठीक, फिर मेसोजेनिक होता है, ये मध्यम का होता है और वेलोजेनिक या अत्यधिक घातक होता है। तो यह 3 रूपों में पाया जाता है न्यू कैसल रोग। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यह वायरस पक्षियों के श्वसन तंत्रिका और पाचन तंत्र पर हमला करता है। ठीक है, तो यह जो है वायरस जो है पक्षियों के श्वसन तंत्रिका श्वसन यानी कि पक्षियों को श्वसन सांस लेने में दिक्कत होती है, तंत्रिका को और पाचन तंत्र को भी यह प्रभावित करता है रोग। ठीक, तो ये थे दोस्तों हमारे आज के टॉप 8 क्वेश्चन आंसर्स।
आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अब ये डेली करंट अफ़ेयर की जो क्लास है आपको मॉर्निंग में 10:30 बजे मिलेगी और शाम को जो है मैं कोशिश करूँगा जितनी भी टेक्निकल क्लास भी शाम को अपलोड करने की, ठीक है? तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में और मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।